नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार अलग अलग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बायोलॉजी वाला, जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, साइंस का पोर्शन। अब हम देखेंगे यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स पोर्शन में जो सबसे पहला टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी है, यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। किस तरह की बेरोजगारी छद्म बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है? जहां केवल जरूरतमंद लोगों को रोजगार दिया जाता है, वैकल्पिक रोजगार, या आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, या आवश्यकता से कम लोगों को। तो इसी को हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। जहां पर आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको कहते हैं छद्म या छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, और इस प्रकार की बेरोजगारी भारत में मुख्यतः कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर सही नहीं है? 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे या जीवन यापन कर रही है, गलत है। अब जो सही है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। इस प्रकार से ये बाकी कथन आपके यहाँ पर सही है। और ये रिपोर्ट जो है वो 68वें दौर के रिपोर्ट के आधार पर जो है वो तैयार की गई। अब नीति आयोग के नाम से जिसे जो है वो जाना जाता है, और उसी के ही ये कुछ पॉइंट है। परंतु इस बात को यहाँ मेंशन किया गया है कि बीपीएससी ने इस प्रश्न का सही आंसर ई दिया है, मतलब इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक को आंसर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 27.20 यहाँ भी दिया गया है, शहरी क्षेत्र के लिए 33.33 यहाँ पर भी दिया गया है। और 2011-12 में कुल जनसंख्या गरीबी रेखा से 2004-5 के, मतलब इन्होंने जो आंकड़े दिए ना, ये इन्होंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिए, परंतु ये लिख दिया है कि हालांकि बीपीएससी ने इसका आंसर ई वाला दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर कितनी परसेंट जो है वो थी? आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर 9.8% जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2020 में बिहार की बेरोजगारी दर थी 9.8, जबकि ये दिसंबर में 2022 में बढ़कर 19.1% हो गई। महान लोबिस भारी उद्योग विकास मॉडल के विपरीत प्रस्तावित मजदूरी माल विकास मॉडल के मुख्य लेखक इनमें से जो है वो कौन थे? प्रोफेसर आर एन दांडेकर, दंडवते, ब्रह्मानंद, अमृत सेन, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर आपका यहाँ पर सी प्रोफेसर ब्रह्मानंद सही होगा। मजदूरी माल विकास मॉडल के प्रमुख लेखक पी आर ब्रह्मानंद तथा सी एन वकील थे। ये मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा औद्योगिकीकरण हेतु उपभोग के निम्न स्तर पर श्रमिकों की उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संदर्भ में सही कथन इनमें से कौन सा है? तो डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी वाला कथन सही है कि ये उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम, जिसको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बजट प्रस्ताव में घोषित एक सरकारी योजना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास का उद्देश्य इनमें से क्या है? आर्थिक, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण या समरस जीवन? आंसर है यहाँ पर इनमें से एक से अधिक आपका या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था, एक बहु परियोजना कार्यक्रम। शुरुआत 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? कृषि और संबंधित मामले, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास, प्रशिक्षण आदि का सुधार। ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। अगला इनमें से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम का आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो आंसर की बात करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ सही होगा, यानी संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। तो 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके अनुसार सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा उद्यम ऐसे उद्यम है जिसमें निवेश 1 करोड़ रुपए तथा उनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक जो है वो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? आंसर आपका यहाँ पर कुओं का निर्माण जो है वो सही हो जाएगा। 1 जुलाई 2015 को
हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ ये योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करने, पानी के बर्बादी को कम करने, जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने, इसके लिए लाया गया था। और इसमें ये सभी पॉइंट देखने को मिलते हैं: जल निकायों की मरम्मत, सटीक सिंचाई, अन्य जल बचत, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण आदि। अगला है भंडारी समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कराधान, अप्रत्यक्ष या कृषि ऋण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आंसर यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना यहाँ पर सही हो जाएगा। भंडारी समिति जो था 1994, और इसने व्यापक पुनर्गठन के लिए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है उनकी पहचान की है। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित कौन सा सही कथन है वो यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करें डायरेक्ट, तो आंसर यहाँ पर पहला वाला, यानी कि आपका एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ये कथन यहाँ पर जो है वो सही है। क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी प्री 2022 में। बाकी इसी के बारे में बताया गया है कि स्थापना इसकी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 23 अगस्त 2003 को, और जो एक्ट आया था वो आया था 19 सितंबर 2013 को पारित हुआ था। अधिसूचित किया गया था 1 फरवरी 2014 को। अगला इनमें से कौन सी संस्था भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता है? आरबीआई, एडीबी, आईएमएफ या आईबीआरडी। आंसर यहाँ पर आरबीआई जो है वो सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में परिचालन लाभ और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन पर अपना डेटा जारी करता है। अगला है किसी एक देश के निवासी और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेनदेन के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? शुद्ध पूंजी प्रवाह या फिर पूर्ण प्रवाह, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन। आंसर यहाँ पर भुगतान संतुलन सही हो जाएगा। ये भी बताया गया कि एक देश का भुगतान संतुलन खाता तैयार करने के लिए विश्व के अन्य हिस्सों के बीच इसके आर्थिक लेनदेन को चालू खाते, पूंजी खाते, त्रुटियों तथा चूक के तहत वर्गीकृत जो है वो किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सभी के सभी आपके जो है इसमें नहीं आते हैं। भूमि स्रोत अथवा भू संसाधन से मतलब है ऐसी भूमि की उपलब्धता से जिसका यूज अथवा दोहन आर्थिक क्रियाकलापों के तौर पर जो है वो किया जाए। इसका संबंध भूमि की आंतरिक बनावट या आकृति से नहीं बल्कि इसके उपयोग से होता है। भूमि का उपजाऊपन, भूमि की संरचना, भूमि का स्थान, ये सभी भूमि स्रोत के अंतर्गत आते हैं, इसके उपयोग से नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है? बाजार मांग, अल्पाधिकार, एकाधिकार, द्वैधिकार। आंसर यहाँ पर बाजार मांग जो है वो सही हो जाएगा। अगला है एक गोल्डी लॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है किसके द्वारा? तो आंसर निम्नस्फीति स्थिर आर्थिक विकास दर, ये आपका यहाँ पर सही होगा। अर्थशास्त्र में गोल्डी लॉक्स अर्थव्यवस्था किसी देश की ऐसी आर्थिक स्थिति से है, वो कहते हैं जहां अच्छी गति को आर्थिक वृद्धि हो रही हो लेकिन इतनी भी तेजी की नहीं हो कि महंगाई भी बढ़ जाए। गिल्ट एज्ड बाजार, इससे क्या तात्पर्य होता है? शुद्ध धातुओं का बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, मुद्रा बाजार या बहुमूल्य धातु बाजार। आंसर गिल्ड एज्ड बाजार से मतलब है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट या उत्कृष्ट। इसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला है भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने के लिए पॉलिसी को लॉन्च किया था? गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आंसर यहाँ पर उत्तराखंड जो है वो सही हो जाएगा। उत्तराखंड पहला राज्य था। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन सा है? 4 नाम दिए गए हैं। आंसर यहाँ पर पुसोक बकुला रिम्पोंचे हवाई अड्डा। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ऊंचाई 3256 मीटर और ये लेह का जम्मू कश्मीर में स्थित है। चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा। मुद्रा का मूल्य, मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है। मूल्य मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती, रोजगार के परसेंट से प्रत्यक्ष रूप, मूल्य स्तर से प्रत्यक्ष या ब्याज दर से प्रत्यक्ष। आंसर यहाँ पर मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती आपका सही हो जाएगा। अर्थात किसी वस्तु की कीमत अधिक होने पर मुद्रा का मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता घटती है। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग है करेंसी नोट जारी करने के लिए जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। निर्गमन या ऋण विभाग, कृषि विभाग, सलाहकार समिति। आंसर यहाँ पर निर्गमन विभाग जो है वो सही हो जाएगा। करेंसी नोट जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। कार्य क्या होता है? भारत में मौद्रिक स्थिरता
की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना, प्रारक्षित नीति को बनाए रखना, सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली का संचालन, सारी चीजें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? सहकारी साख समिति या फिर सहकारी बैंक, नाबार्ड या वाणिज्यिक बैंक? आंसर यहाँ पर आपका नाबार्ड जो है वो सही होगा। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख कृषि क्षेत्र के लिए वित्त उपलब्ध कराना हेतु देश की सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है। स्थापना इसकी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को जो है वो हुई। अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की किसानों की आय कैसे डबल की जाए? शांता कुमार समिति, रंगराजन समिति, उर्जित पटेल समिति, अशोक दलवाई समिति? आंसर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन अशोक दलवाई समिति सही हो जाएगा। 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा 2022 तक किसानों की आय डबल करने के लिए सुझाव किया था अशोक दलवाई समिति ने, और लक्ष्य रखा था 10.41% आय में वृद्धि को लेकर के। आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, तकनीकी, जननांगी? आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत की योजना की स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य था देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा भी इसमें जो है वो की गई थी। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र इनमें से क्या है? माल ढुलाई और यात्री जो हैं उनकी गति की दक्षता का अनुकूलन, लाभ प्राप्त करना, राज्य की सड़कों का सुधार या प्रदूषण नियंत्रण? आंसर पहला हो जाएगा, माल ढुलाई और यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन, भारतमाला परियोजना। सड़कों को प्रमुख आपस में जोड़ना जिससे एक आर्थिक गलियारा तैयार हो सके, जिससे माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाया जा सके। अगला है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में प्रस्तावित किसने किया था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था? आंसर यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर सही होगा। 6 अप्रैल 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में इसको पेश किया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक विचारधारा इसमें स्वीकार की गई थी और औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों पर बल भी इसमें दिया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? 4.3, 4.0, 4.4 या 4.5? आंसर यहाँ पर 4.0% यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा और देश के अन्य राज्यों से कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला श्रमिकों की जनसंख्या लगभग 4.63% है। अगला, निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? अनुबंध, बागवानी, जैविक या वाणिज्यिक? आंसर यहाँ पर वाणिज्यिक जो है वो सही होगा। चाय, रबर और कॉफी के उत्पादन संबंधी कृषि को वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत रखा जाता है और वाणिज्य मंत्रालय इसका संचालन करता है। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है, एक छोटी व्यवसाय स्टार्टअप योजना है, एक उद्यमी योजना है या खिलाड़ियों के लिए एक छोटी बचत योजना? आंसर यहाँ पर आपका बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना के अंतर्गत आता है। सुकन्या समृद्धि योजना किसी भी 10 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं को खाता खोलने से संबंधित योजना है। 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा किया जाएगा और 18 वर्ष की आयु कंप्लीट होने के बाद रुपए निकाले जा सकेंगे। शुरुआत इसकी हुई थी 2015 में। बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना के तौर पर ये जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का परसेंटेज सबसे ज्यादा है? यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक? आंसर महाराष्ट्र यहाँ पर हो जाएगा। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक देश में सर्वाधिक स्टार्टअप के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और देश के कुल 15,571 स्टार्टअप हैं, जबकि कर्नाटक दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया? 13, 15, 17? आंसर यहाँ पर आपका 2017 सही हो जाएगा और इससे में पूर्व जो पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 12 से 17 तक चलनी थी तो इसको समाप्त कर दिया गया था। इसका संचालन योजना आयोग द्वारा किया जाता था। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर जो है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन नए वीडियो का आप तक पहुंचता रहे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा। ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। लाइक के लिए टारगेट 400 का है। जैसे कंप्लीट होता है लाइक, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम आपको भेज देंगे और बाकी टेलीग्राम पर डेली अपडेट जो आपको भेजते रहते हैं करंट अफेयर या अदर, उसके लिए नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा। व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। कृषि क्षेत्र, श्रम क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या उद्योग? आंसर सेवा क्षेत्र हो जाएगा।
तो 3 क्षेत्र जो बटे हुए हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र वाणिज्यिक, बिक्री, मनोरंजन, वित्तीय संस्था जैसी सेवाएं देता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को कृषि और संबद्ध क्षेत्र और विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय औसत आय है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति औसत आय, प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय या निजी आय। आंसर पहला हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की जो कुल आय है वो औसत आय है, जिसे प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसी भी देश के नागरिकों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए भी किया जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमृत सेन, उर्जित पटेल, मनमोहन सिंह या अहलूवालिया। आंसर यहाँ पर पहला यानी अमृत सेन जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय अर्थशास्त्री भी थे, नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे अमृत सेन, जिनको सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन का शीर्ष पुरस्कार दिया गया, प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड, और 2021 वाला ये सम्मानित इनको किया गया। बाकी इन्होंने अकाल पर अपना शोध जो था उसके लिए पुरस्कार जीता। अमृत सेन के द्वारा विकसित मानव विकास के सिद्धांत, कल्याण अर्थशास्त्र, गरीबी के अंतर्निहित तंत्र ने अन्याय, असमानता, बीमारी, अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई में भी योगदान दिया। अगला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 नवंबर 2017, 1 जनवरी 2018, 1 फरवरी 2019 या 1 अप्रैल 2020। आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक सदी, क्योंकि 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना स्टार्ट की गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। ये योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये जो योजना है इसका लाभ को लेकर के जो चुनावी भाषण दिए जाते हैं उनमें भी बहुत यूज किया जाता है। साथ ही साथ अभी भी ये योजना आपकी लगातार चल रही है, लोगों को रुपए मिल रहे हैं किसानों को, इसलिए तो ये 2,000 रुपए की 3 किस्तों में लाभान्वित किसानों के खातों में ये आपकी धनराशि हस्तांतरित की जाती है। वर्तमान में इस योजना के पात्र भारत के सभी किसान हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2015, 16, 17, 18। आंसर यहाँ पर 2017 सही हो जाएगा। इसमें रेल बजट को आम बजट 2017-18 में मिला दिया गया था। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट को के विलय को मंजूरी दी थी। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट जो है वो आपका पेश किया गया था और रेलवे के जो लिए अलग से बजट की और प्रथा 1924 में एकवर्त समिति की सिफारिश पर किया गया था। मतलब जो स्टार्ट हुआ था वो 1924 में हुआ था और बाद में जाकर के फिर एक ही में मिला दिया गया। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा जो है वो नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आंसर डायरेक्ट की बात करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर यहाँ पर सही होगा, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है पूछा गया था। कोई नहीं है मतलब सभी हैं। इसमें अगर बात करें ऑप्शन को, तो योजना आयोग नीति आयोग द्वारा संपादित पंचवर्षीय योजना के बेहतर क्रियान्वयन से संबंधित आया था। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और एक संवैधानिक संस्था है, ना कि सांविधिक संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें भारत के प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, योजना आयोग, इसके समाप्त होने तक इसके सभी सदस्य जो है आपके आते थे। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें आते कौन कौन है। किंतु नीति आयोग के संदर्भ में इस परिषद के बारे में कोई घोषणा नहीं मिलती, परंतु जो ढांचा नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें नीति आयोग मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर की समिति, गवर्नर काउंसिल के माध्यम से सभी निर्णय ले सकता है, जो कि पूर्व में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिया जाता था। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन सरकारी आयोग वगैरह दिए गए यही आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो रंगराजन समिति, पारेख समिति, नरसिंगम समिति और आपका इस तरह ऑप्शन दिए गए, सही मिलान करना है, बताना है कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, पहला 3, 1, 2, 4 करके हो जाएगा और डायरेक्ट आमने सामने जो मिलान है उसकी बात करते हैं। जैसे सरकारी आयोग कई बार बता चुके हैं, केंद्र राज्य संबंध से है। श्री रंगराजन समिति गरीबों की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए जो है रंगराजन समिति लाई गई थी। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है और नरसिंगम समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ट्रिक जोड़ करके भी याद रख सकते हैं। जैसे सरकार चलती है तो केंद्र में भी चलती है, राज्य सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। रंगराजन में देखिए रंग वर्ड आ रहा है, तो गरीब कोई हो जाता है ना तो फिर उसको लोग नहीं पूछते हैं, तो लोग रंग दिखाने लगते हैं, तो गरीबी की माप से संबंधित जो है वो रंगराजन समिति है। ऐसे ही आपका नरसिंगम समिति में आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है मान लीजिए, तो आप सिंघम बन के बैंक में जाते हैं, तो बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, तो थोड़ा थोड़ा जोड़ लेते हैं ना, तो फिर आपका गलत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए।
पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में इनमें से सही आरोही क्रम को चुनिए। आरोही का मतलब छोटे से बड़े के क्रम में। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, फिर पंजाब आ जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। इस प्रकार से चावल उत्पादक राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम आपको देखने को मिलेगा। मतलब पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश में सबसे कम, क्योंकि आपसे आरोही क्रम पूछा गया था। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, बचत अनुपात में वृद्धि, भुगतान शेष की स्थिति में सुधार। तो सबसे अच्छा सूचकांक आर्थिक विकास का वो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से प्रदान किया जा सकता है। आर्थिक विकास के सूचक के रूप में अनेक प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है, जैसे साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति जीडीपी, राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय आदि। तो सबसे अच्छा सूचकांक जो आर्थिक विकास का है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना करते समय जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। जब मौद्रिक आय को मूल स्तर से भाग दिया जाता है तो वास्तविक आय प्राप्त होती है, और इस वास्तविक को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय प्राप्त होती है। वर्तमान समय आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही अधिकांशतः स्वीकार किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को मापक के रूप में लिया गया है, क्योंकि ऐसे देशों जिनमें विदेशों से अधिक आय प्राप्त होती है वहां प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद आर्थिक विकास का सही चित्र प्रदर्शित नहीं करता। अगला है स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? आंसर यहाँ पर 2020 से 21, 24 से 25 कौन ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य जो था, प्रारंभ हुआ था स्वच्छ भारत मिशन का 2 अक्टूबर 2014 को। उद्देश्य क्या था इसका? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करना। भारत सरकार ने खुले में शौच मुक्त स्थिति को और अधिक प्रभावी बनाने, कचरा प्रबंधन पर ध्यान देने के लिए फरवरी 2020 में स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 की स्वीकृति भी दी थी। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 को 2020-21 से 2024-25 के दौरान मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है, आपसे पूछा गया है। आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सुदीप्तो मुंडले। और अनुच्छेद जो है 280 संबंधित है वित्त आयोग से संबंधित। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह और 4 सदस्यों के नाम लिखे गए, परंतु 16वां वित्त जो आयोग है वो भी आपका आ चुका है। तो आपको 16वां याद रखना है कि अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो आपके हो गए हैं वर्तमान में। इनको 2 अप्रैल 2024 को 16वें वित्त आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। अगला है, हाल ही के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74% कर दिया है। एफडीआई की सीमा को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन है? सही विचार कीजिए, और नीचे आपको कथन 1, 3, 1, 2, 4 इस तरीके से दिए गए हैं। आंसर डायरेक्ट बात करते हैं तो तीसरा और पहला सही है। पहला जो था वो था आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया था, और बीएनआई 26 संकेतों पर आधारित है। इस तरीके से आपके दोनों कथन सही है। भारत में पेयजल स्वच्छता आवास की स्थिति पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 69वें 76वें दौर के डेटा का यूज करके 2012 और 2018 के लिए बीएनआई बनाया गया था। बीएनआई 5 आयाम पेयजल स्वच्छता आवास सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाओं के अंतर्गत 26 संकेतों के माध्यम से जरूरी आवश्यकताओं तक पहुंच प्रदान करने में प्रगति का मूल्यांकन करता है। पहला तीसरा कथन सही है, दूसरा चौथा गलत है। अगला है सीपीईसी प्रोजेक्ट क्या है? आंसर आपका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, और ये वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा भी है। घोषणा हुई थी इसकी चाइना के द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा की 2014 में। इसके बाद 2017 में चीन और पाकिस्तान ने इस गलियारे की योजना को 2023 तक कंप्लीट करने की मंजूरी भी दी थी। ये गलियारा भारत के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो कि संवैधानिक रूप से भारत का हिस्सा है। इस वजह से भारत द्वारा इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग में विरोध भी किया जा रहा था। आय की असमानता मापी जाती है एंजल अनुपात, गिफेन अनुपात, गिनी लॉरेंज अनुपात या गोसेन अनुपात। आंसर यहाँ पर गिनी लॉरेंज अनुपात जो है वो सही हो जाएगा। आय की असमानता को मापा जाता है।
और लॉरेंज वक्र के द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। तेल के संकट के कारण अधिकांशतः विकसित देशों ने किस समस्या का सामना किया है? मुद्रास्फीति, अपस्फीति या मुद्रास्फीति जनित मंदी या मांग और पूर्ति? तो मुद्रास्फीति जनित मंदी आपका यहाँ पर सही होगा। वर्तमान में रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारत का तेल आयात भी प्रभावित हुआ है। अगला है नेफेड एक क्या है? कंपनी है, सहकारी संगठन है, शासकीय निकाय है, उद्योग है? आंसर यहाँ पर सहकारी संगठन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 को। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण को व्यवस्थित, बढ़ावा और विकसित करना। कृषि मशीनरी, उपकरण और अन्य उत्पादों का वितरण, अंतर्राज्यीय आयात और निर्यात व्यापार, थोक या खुदरा के रूप में व्यापार, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अगला है अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा। ये किस समिति ने सुझाया था? वर्मा समिति, खान समिति, खुसरो या नरसिम्हन? आंसर यहाँ पर नरसिम्हन समिति सही हो जाएगा। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को नरसिम्हन समिति ने सुझाया था। मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया जाता है। ये बैंकों को पुनर्खरीद समझौता या बैंकों के लिए रिवर्स रेपो समझौता के माध्यम से आरबीआई को ऋण देने के लिए धन उधार लेने की अनुमति भी देता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल किसका प्रयोग की लाइन पर आधारित था? तो ये आपका चाइनीज यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ऐसे क्षेत्र जो प्रायः शुल्क मुक्त होते हैं, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए बेसिकली इनको लाया जाता है। और पहला एशिया का जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र था वो 1956 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। और ये आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो आया था वो आया कब था? वो 2005 में पारित हुआ था, 2006 में लागू हुआ था। अगला है विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ था? 1948 या फिर 1996 या फिर 1985 या फिर 1995? आंसर यहाँ पर 1995 जो है आपका सही हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। और वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य देश। 51 नंबर प्रश्न है। अभी जो प्रश्न हम आपको करा रहे हैं इसमें 25 क्वेश्चन अभी और कराएंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पर क्वेश्चन जो इस चैप्टर में है वो 150 के करीब हैं। इसमें हम 75-75 करके क्वेश्चन कराएंगे ताकि 2 पार्ट में आपके कंप्लीट हो जाए। तो संशोधित मूल्य वर्धित कर किससे संबंधित है? आंसर यहाँ पर उत्पाद कर से संबंधित जो है ये होता है। ये एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अंतर्गत आता है। और 1986-87 की बजट में भारत में वैट को एक संशोधित प्रणाली लागू की गई थी जिसे मॉडिफाइड वैट या मोड वैट के नाम से भी जाना जाता है। वही यहाँ पर पूछा गया था मोड वैट को लेकर के कि किससे संबंधित है? उत्पाद कर से। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किसके कब किया गया था? 2015, 2014? तारीख भी दी गई है। आंसर यहाँ पर 25 सितंबर 2014 को जो है ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कार्यक्रम भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। उद्देश्य इसका क्या है? घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, देश में निवेश को बढ़ावा देना। इसका लोगो क्या है? शेर है, देखा भी होगा आपने। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण शाख, औद्योगिक, शहरी या सभी? आंसर ग्रामीण शाख से संबंधित होता है। और स्थापना नाबार्ड की कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष साजी केवी हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 1980 से 85 के बीच में। उद्देश्य क्या था इसका? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को भी पहली बार इसमें अपनाया गया था। गरीबी उन्मूलन से संबंधित आईआरडीपी, एनआरईपी, ट्राइसम आदि कार्यक्रम भी चलाए गए थे। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल था? अच्छा क्वेश्चन है। 2 साल, 3 साल, 4 साल या कोई अंतराल नहीं? तो आप कहेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 चली थी और चौथी चली थी 69 से 74। तो 66 से 69 के बीच में 3 साल का अंतराल देखने को आपका मिला था। इसी जो 3 साल के बीच का अंतराल था इसको कहते हैं योजना अवकाश का काल। इस 3 वर्षीय योजना अवकाश का कारण था भारत पाक का युद्ध, सूखा, मूल्य वृद्धि, संसाधन की कमी। अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध जो राष्ट्रीय आय है रुपए में चालू कीमतों पर 2018-19 में कितनी थी?
आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा या इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2018-19 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय घरेलू कीमतों पर 1,25,883 रुपए जो है ये थी, जबकि 2021-20 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये कितनी थी, 1,50,326 रुपए। अगला क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी कब हुआ था? 1998, 1999, 2001, 2002। आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट संसद के द्वारा 2002 में अधिनियमित किया गया था, 2005 में प्रभावी किया गया था। इसका तात्पर्य होता है ऐसे धन के रूपांतरण से जो गैर कानूनी स्रोत और विधियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किया गया हो। और ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके तहत अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार होती है। अभी देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाला पूरा केजरीवाल है, आपको हर जगह ईडी ईडी दिखाई दे रही है, तो ये जो करंट वाली चीजें हैं ना वो तो जरूर पता होना चाहिए। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित आपका है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति साक्षरता या सभी। आंसर यहाँ पर सभी सभी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में सभी जो है वो आते हैं। अवधारणा इसकी दी थी महबूब उल हक ने, और 2021-22 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 132 नंबर की थी, वो भी यहाँ बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 किस पर आधारित है? उदारवादिता, निजीकरण, वैश्वीकरण या सभी। आंसर यहाँ पर सभी सभी आपका सही हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों पर आपकी आधारित थी। औद्योगिक नीति 1991 को एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम कर दिया गया था। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा सीमा को समाप्त कर दिया गया। ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु शिक्षण योजना का कार्यक्रम था। ग्रामीण, औद्योगिक, शहरी या सुरक्षात्मक। आंसर यहाँ पर ग्रामीण विकास जो है वो सही हो जाएगा। ट्राइसेम योजना आई कब थी? 1979 में। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को प्राथमिकता दी गई थी। बाद में 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसको शामिल कर लिया गया। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? कब जारी हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में पेश की। इनमें से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? कपास, तिलहन, चाय, तंबाकू। अंतर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक हो जाएगा। तो यहाँ पर भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, शीर्ष देश सभी के दिए गए यहाँ पर। कनाडा, जैसे कपास की अगर बात करेंगे तो भारत पहले नंबर पर, फिर चीन आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तिलहन की अगर बात करेंगे तो कनाडा, फिर चीन, भारत आता है। चाय की अगर बात करेंगे तो चीन आता है पहले नंबर पर, फिर भारत आता है, फिर केन्या आता है। इसी प्रकार अगर तम्बाकू की बात करेंगे तो चीन, भारत, ब्राजील आता है। और 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले के ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत पहले पे था, पर 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत कपास का दूसरा नंबर पे आएगा। अगला है सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? फसल की कटाई के बाद की हानि को कैसे कम किया जाए। इसमें एग्जांपल भी दिए गए, रिलायंस रिटेल, बिग बाजार आदि। बाकी इसी के बारे में लिखा है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे भुगतान जो है वो कर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो आंसर यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये आपका सही हो जाएगा। इसका आरंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य था देश भर में औपचारिक अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण देना और युवाओं के बीच रोजगार के अवसर देना। और इसके प्रायोगिक चरण के दौरान 19.85 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था। इसके बाद 2016-20 को प्रारंभ किया गया था। इसका कुल बजट भी यहाँ पर दिया गया 12,000 करोड़ रुपए। और वर्तमान में जो चरण चल रहा है वो तीसरा चरण चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2021 में। 8 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन डी यानी कि सिडबी से। 8 अप्रैल 2015 को इसका प्रारंभ हुआ था। और मुद्रा की फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी सिडबी से संबंधित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करती है। 10 लाख तक का ऋण देने की बात भी इसमें की गई है। 3 या शिशु, किशोर और तरुण, ये स्टेज बनाई गई है जिसमें धन सीमा बताया गया है कि शिशु
उद्योग के रूप में 50,000 रुपए, किशोर में 50 से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा मूल्य कितना है? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा और ये आपका 2016 को आई थी, 13 जनवरी को ये योजना। यहाँ पर जो प्रीमियम राशि है उसके लिए खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% एक समान प्रीमियम भुगतान किया जाएगा और वाणिज्यिक और बागवानी के लिए 5% निर्धारित है। नीली क्रांति मिशन किससे संबंधित है? तो ये तो मछली उत्पादन से 2020 तक तिगुना मछली का उत्पादन किया जाएगा, इसको लेकर के लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था। साथ ही मछुआरे मछली जो है उनकी आय दुगनी की जाएगी, निर्यात को 3 गुना बढ़ाया जाएगा, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो 2020 से 2025 की अवधि में मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास को लेकर के बात की जाती है। प्रधानमंत्री किसान योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर, ये बता चुके हैं ऊपर हम आपको। 6,000 रुपए की राशि को 2,000 रुपए की 3 किस्तों में देने को लेकर। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? ये क्वेश्चन आपका 2 अक्टूबर 1952। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं? तो जीवन निर्वाह खेती यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ रुपए के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान कितना है? तो 250 करोड़ है। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर या फिर 1 मार्च से 28-29 फरवरी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 फरवरी से 31 जनवरी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यहाँ पर एक तरफ फसल दी गई, एक तरफ अधिकतम उत्पादक राज्य दिए गए और सही मिलान करना है और आपको नीचे ऑप्शन भी दिए गए। तो इसमें जूट, चाय, गन्ना, रबड़ इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर 4, 3, 1, 2 करके मैच होगा। हम डायरेक्ट बात करते हैं कि ये 2020-21 के आंकड़े हैं और इसके अकॉर्डिंग जूट में पश्चिम बंगाल आपका पहले नंबर पे, चाय में असम पहले नंबर पे, गन्ना में यूपी हो जाएगा, रबड़ में केरल हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? वित्त, योजना, परमाणु ऊर्जा या वेतन आयोग? आंसर यहाँ पर योजना आयोग जो है सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को आया था। संविधानोत्तर संस्था है, गठन मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा जो है लिया जाता है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है और ये नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। तो ये मंत्रालय जो है इसके अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा प्रत्येक 3 माह पर जो है इसको किया जाता है। सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। ये क्वेश्चन अभी आपको करा भी चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि कितनी चीजें याद हैं आपको वो भी थोड़ा चेक होता रहे। तो रेलवे बजट को आम बजट में विलय कब किया गया था? 2015-16 में, 16 से 17 में, 17 से 18 में, 18 से 19 में? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। साथ ही इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा जहां पर इतने ही 75 क्वेश्चन और साथ ही साथ टीचर वाले क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वो भी अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे, तो वो अगले वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आज आखिरी बड़ा मंगल है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कौन सा सही होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।